नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब। एन के सूद साहब रॉ के रिटायर्ड अधिकारी हैं और ईरान में लंबे समय तक सर्व कर चुके हैं। आज मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं कि जिस प्रकार ईरान ने इज़राइल के ऊपर अचानक आज सुबह 6 बजे की बात है, भारतीय समय अनुसार ड्रोन से अटैक किया। कम से कम 200 ड्रोन उनकी तरफ फेंके हैं। हालांकि इजरायली अथॉरिटीज का कहना है कि उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया और बहुत ही मामूली नुकसान हुआ है। ईरान जिस प्रकार एग्रेशन दिखा रहा है इस गल्फ रीजन में, वो उसके क्या मायने हैं और क्या ईरान इस प्रकार अटैक करके क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि ईरान तो वैसे ही यूएन के सैंक्शंस फेस कर रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था भी खराब है। क्या आखिर इजराइल पर अटैक करके क्या साबित करना चाहता है ईरान? तो सर सूद साहब, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित। सर, ये जो ईरान का जो रुख दिख रहा है इजराइल के खिलाफ, ये इस किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? इस चीज को जरा समझाएं हमें। देखिए, देखा जाए तो दोनों की बड़ी पुरानी दुश्मनी है जी। और इजराइल मानता है कि ईरान उसका सबसे मेजर एनिमी है और इसी तरीके से ईरान इजराइल को अपना एनिमी मानता है, यानी कि एनिमी नंबर 1। और दोनों के पहले से ही बड़े मसले हैं आपस में। एक तो शिया है ईरान, और इजराइल से देखा जाए तो जैसे मुस्लिम वर्ल्ड नफरत भी करता है। और इजराइल के सरवाइव करने की बात है, वो सरवाइव कर रहा है वहां पे मुस्लिम के बीच में, बहुत बड़ी बात है। और देखा जाए तो इजराइल के आईआरजीसी के चीफ, इसको ईरान ने मारा था सैटेलाइट के थ्रू, और फिर इनके साइंटिस्ट को भी मारा, क्योंकि ईरान को पता है, इजराइल को पता है कि जब ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो वो इजराइल को टारगेट कर सकता है, और इसलिए उनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको भी इजराइल टारगेट करता है, और यूएस उसको पूरी सपोर्ट करता था। तो कोई नई बात नहीं है दोनों की आपस की दुश्मनी। लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शन लगी थी, ईरान कमजोर भी था। लेकिन एकदम ईरान क्यों एग्रेसिव हो गया? ईरान ने ये कहा कि मैं इजराइल पे अटैक कर दूंगा, तो यूएस को उसने कहा कि आप दूर रहे। यूएस ने कहा कि हम तो बीच में आएंगे, हम इजराइल को ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो शायद ईरान ने सिर्फ अपने वहां से ड्रोन्स भेजे हैं। लेकिन ईरान को कैसे हिम्मत हुई इजराइल पे अटैक करने की? देखिए, हिम्मत इसलिए हुई कि इससे पहले हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, और जब उन्होंने कई सौ ड्रोन्स कुछ घंटों में भेज दिए इजराइल में, तो ड्रोन इजराइल कंट्रोल नहीं कर सका, या मिसाइल इजराइल कंट्रोल नहीं कर सका, क्योंकि इजराइल का जो डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी एक मिसाइल की कॉस्ट है 60,000 रुपये, और जो मिसाइल फेंकी जा रही थी हमास की तरफ से, उसकी कॉस्ट है सिर्फ $6,000, क्योंकि लोकल बनाई जाती थी। तो उन्होंने एकदम कई सौ मिसाइलें फेंक दी, और जो डोम सिस्टम है, ये एक टाइम में 100 के आसपास की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता था, बाकी को नहीं कर सकता था। और इसीलिए यहाँ पे इसराइल के ऊपर अटैक हो गया और हमास काफ़ी सक्सेसफुल हो गया। आज इसराइल ने हमास को एक हिसाब से पूरे घुटनों पे ला दिया, कमज़ोर कर दिया। लेकिन ईरान को इसी से हिम्मत मिली, और अब उनके जो ग्रुप्स हैं जिनको सपोर्ट करता है, चाहे हूथी रेबल्स हो, चाहे यहाँ पे बाकी जो इनके ग्रुप्स हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, उससे इसराइल को काउंटर कर रहा है, उनको तंग कर रहा है। और अब उसने ईरान पे अटैक कर दिया, इसराइल पे अटैक कर दिया। तो ये जो सारी सिचुएशन इसलिए खराब हुई कि यूएस ने किसी की सुनी नहीं, और उसने रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट कर दिया। अगर रशिया यूक्रेन का वार स्टार्ट ना होता तो इसराइल हमास का भी वार स्टार्ट ना होता, और अगर इसराइल हमास का वार स्टार्ट ना होता तो आज इसराइल और ईरान का वार स्टार्ट ना होता। तो सारी जो खिचड़ी पकी है, ये यूएस की गलत पॉलिसीज की वजह से। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हूथी रेबल्स वो यहाँ पे शिप्स को टारगेट कर रहे थे, ट्रेड शिप्स को, और उसकी वजह से बहुत से जो शिप्स थे उन्होंने अपने डायरेक्शन चेंज कर दी, और कुछ को नुकसान भी हुआ। और इंडियन नेवी इस टाइम पे बड़ी एक्टिव है अरब सागर के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर, क्योंकि उसकी सारी ट्रेड यहाँ से पास करती है। 80% हमारी ट्रेड यहाँ से पास करती है, और इसलिए हम उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ में वर्ल्ड की ट्रेड को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इन्हीं का फायदा उठा करके जो आपके सोमाली पायरेट्स हैं, उन्होंने शिप्स को हाईजैक करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर कोई सामने नहीं आया इंडिया को छोड़ करके। इंडिया ने पाकिस्तानी, ईरानियन और इवन बुल्गारियन, और उनको, उनके जो लोग थे यहाँ पे, उनको बचाया,
आपके सोमाली पायरेट से, और सिर्फ अकेला इंडिया सामने आया, बाकी कोई कंट्री सामने नहीं आई। चाइना के शिप खड़े होते थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, यूएस भी इससे दूर रहा। तो इसलिए ईरान को आज बहाना मिल गया और ईरान को लगा कि मैं इसराइल पे अटैक कर सकता हूँ, अपना बदला ले सकता हूँ। लेकिन वही मैं बात कहूंगा, जो सारी गलती है यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की है। अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया इसराइल और यूएस रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट करके। लेकिन बाइडेन सर इसमें ऐसा लगता है कि डरे हुए हैं। अब एक बार वॉर तो अगर उनको ये लगता है कि अगर मान लीजिए अभी तो ईरान ने शुरू किया, अगर इसराइल ने रिटेलिएट कर दिया तो ये वॉर कितने बड़े लेवल पर फैलेगी, और फिर इसका अमेरिका को भी तो नुकसान होगा। वहां तो इलेक्शन है, वो भी तो नहीं पूरे चाहते हैं कि लड़ाई हो। देखिए, ऐसा है, बाइडेन ने क्यों स्टार्ट किया रशिया यूक्रेन वॉर? बाइडेन ने इसलिए स्टार्ट किया कि बाइडेन अफगानिस्तान में फेल हो गया। बाइडेन चाइना को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था, और साथ में उसने कहा कि रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट करेंगे तो रशिया बैकफुट पे आ जाएगा और इसी का फायदा उठाएंगे इलेक्शन में। लेकिन वहां तो उल्टा हो गया, रशिया की इकोनॉमी खराब होने की बजाय अपवर्ड मूव करने लग गई। इंडिया का भी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो बाइडेन की जो फॉरेन पॉलिसी है टोटल फेल है। अब देखिए दूसरी तरफ बाइडेन क्या कहते हैं, इंडिया को टारगेट कर रहे थे पन्नों को लेकर के, और काफी देर तक तो इंडिया को टारगेट करते रहे। इससे पहले उन्होंने कनाडा को उकसाया इंडिया को टारगेट करने के लिए। और अब क्या है कि इनके कुछ दिन पहले गरसेटी जो इनके एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देख के हैरान हूँ, हर एक दिन को यहाँ नई चीज होती है। मतलब इंडिया को प्रेस कर रहे थे और कहते हैं इसीलिए मैं इंडिया में आया था, इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था। और दूसरी तरफ इनके जो एनएस है उनकी भी स्टेटमेंट आ गई कि इंडिया हमारा बड़ा पार्टनर है, बड़ा अच्छा पार्टनर है। और उसके बाद जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं क्वात्रा साहब, उनको यूएस के अंदर बुला लिया। मतलब इनको इंडिया की जरूरत है ईरान को कंट्रोल करने के लिए, और वहां पे जो मेन बात होगी वो होगी ईरान को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे ये वार को अवॉइड किया जाए। अगर ये वार हो जाता है ईरान इसराइल का, तो पूरा वर्ल्ड इम्पैक्ट होगा, इंडिया में इम्पैक्ट होगा, और पूरे वर्ल्ड की ट्रेड इम्पैक्ट होगी। ऑयल के प्राइसेस ऊपर हो जाएंगे, ट्रेड डिस्टर्ब होगी, इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, और यूएस सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए कोई नहीं चाहता वार हो। लेकिन अगर ये वार हो गया तो आप ये सोचें कि यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वार की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पहले रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, हमास इसराइल वार चल रहा है, और इस टाइम पे ये वार स्टार्ट हो गया। तो ऐसा हो जाएगा कि ये जैसे वर्ल्ड वार स्टार्ट होने वाला है, या मिनी वर्ल्ड वार होगा, या थर्ड वर्ल्ड वार। तो ये सर इंडिया के अगर नजरिए से देखा जाए, हम तो अपने कंट्री को देखते हुए बात करेंगे ना। हमें ईरान और वो तो जो लड़ रहे हैं वो अलग बात है। हमारा तो देश है जो इसको फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड में आने वाला है, थर्ड नंबर पर। तो अगर ऐसा ये लड़ाई छिड़ गई तो वार में तो इकोनॉमी तबाह हो जाती है। तो इंडिया पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और यहाँ चुनाव भी है, हमारे यहाँ भी चुनाव है, इलेक्शन है। तो जब ऑयल नहीं प्राइसेस बिल्कुल, बढ़ेंगे तो लोग चिल्लाएंगे कि भाई ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। यहाँ भी दिक्कत है। नहीं बिल्कुल ये बात है। देखिए हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगी, फर्क पड़ेगा इस चीज का, ट्रेड बंद हो जाएगी या ट्रेड कम हो जाएगी। लेकिन इसीलिए इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यूएस के अंदर गए इस वार को रोकने के लिए, क्योंकि यूएस ये जानता है कि ईरान के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकता है तो इंडिया है, और अगर इसराइल से कोई बात कर सकता है तो वो भी इंडिया है। तो इसीलिए कोशिश की जा रही है कि वार होना और वार रुक जाए। पीएम मोदी तो अपनी कैंपेनिंग में लगे हैं, वहां पे बिजी हैं, वहां से मूव नहीं कर सकते। और जी। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वार ना हो, ताकि सिचुएशन यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। और आप देखिए दूसरी तरफ क्या कहती है यूएस की पब्लिक कहती है हमारे जो दोनों कैंडिडेट हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट, दोनों के दोनों किसी भी तरीके से यूएस के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे। यानी कि ना ट्रम्प ना जो बाइडेन, दोनों से उनके पब्लिक खुश नहीं है। ट्रम्प कभी देखिए कभी इधर कभी उधर चले जाते थे, और बाइडेन तो टोटली कंफ्यूज है। बाइडेन ने पूरे वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर दिया, और उसकी वजह से यूएस भी डिस्टर्ब हो गया। और मुझे लगता है कि बाइडेन तो अब थर्ड टर्म में आएंगे नहीं, नेक्स्ट टर्म में आएंगे नहीं। और दूसरी बात है कि इनके पास कोई यंग लीडर ही नहीं है यूएस के पास जिसको प्रेजेंट कर सके यूएस के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। दोनों के दोनों लीडर, एक तो 80 साल के आसपास है और दूसरा 80 को क्रॉस कर चुका है। सर ये मुश्किल ये है कि इसराइल के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं। भारत और इसराइल आपस में अच्छे दोस्त हैं। ईरान भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। हमने वहाँ चाबहार पोर्ट को वहाँ बनाया है, वहाँ से ट्रेड होती है, जो क्योंकि अफगानिस्तान की जो माल जाता है वो चाबहार से होकर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने रास्ता नहीं दिया। तो ऐसे में तो चाबहार को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए वार हो गई तो ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वहां पर। देखिए ऐसा है कि अभी तो हमने चाबहार पोर्ट बनाया। एक्चुअली चाबहार पोर्ट बनाने का पर्पज था कि वहां से एक रेलवे लाइन जाएगी अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, और उससे हम अफगानिस्तान से ट्रेड कर सकेंगे। लेकिन हमारा पर्पज सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, हमारा पर्पज है रशियन रिपब्लिक।
और वहां से हमने पहले ही रोड बना रखे हैं अफगानिस्तान से लेकर के रशियन रिपब्लिक तक, क्योंकि वो रिच है ऑयल और नेचुरल गैसेस और दूसरी इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। और इंडिया इसीलिए वहां से ट्रेड करना चाहता है चाइना, पाकिस्तान को बाईपास करके, और ईरान को भी सूट करता है। लेकिन ईरान के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो न्यूक्लियर जाना चाहता है, और इसीलिए यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई है। अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसेबल कर दे या रोक दे तो ये भी हो जाएगा, और इसीलिए हम चाबार पोर्ट के आगे नहीं बढ़ सके, जो ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगाई है। और दूसरी तरफ हमने इजराइल के साथ भी एक अच्छा डेवलपमेंट का काम किया। एक वहां पे ग्रुप बना है I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएस और यूएई, और इसके थ्रू हम ट्रेड भी करना चाहते हैं यहाँ से, और सारी की सारी ट्रेड हम यूरोप में करना चाहते हैं यूएई के थ्रू, इजराइल सऊदी को पास करके इजराइल के हैफा पोर्ट तक, और इजराइल के हैफा पोर्ट से यूरोप तक। और जी वो हम करना चाहते हैं चाइना को काउंटर करने के लिए, ताकि हम चाइना को डिफीट कर सकें यहाँ पे। और लेकिन ये जो वार स्टार्ट हो रहा है इजराइल के ऊपर, उससे फर्क पड़ा है। और अगर ये ईरान इजराइल का वार हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी पूरे वर्ल्ड के लिए, इंडिया भी इससे प्रभावित होगा, और जी इसीलिए सर, हमारे अब फॉरेन सेक्रेटरी भी। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, जब अभी 1 अप्रैल को जो सीरिया में ईरान की जो एम्बेसी काउंसलेट है उस पर अटैक किया गया, उसमें ईरान के 3-4 जनरल मारे गए। इजराइल ने इस हमले को अंजाम दिया, तो ईरान इससे भी नाराज है। तो मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो अभी इंडिया का रुख है, सऊदी अरब का रुख है, और फिर पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे पर साइलेंट है। अभी पाकिस्तान ने कोई रिएक्शन इस पर नहीं किया है। आप इस पर जरा सा छोटी सी टिप्पणी कर दें। देखिए, ऐसा है, वार कोई भी नहीं चाहता, गल्फ में कोई कंट्री वार नहीं चाहता, क्योंकि उनकी ट्रेड इंपैक्ट होती है। और देखा जाए तो ईरान वार भी नहीं चाहता, लेकिन ईरान चाहता है कि उसके ऊपर जो सैंक्शन लगी है उसको हटा दिया जाए। और इजराइल भी इस वार से दूर होना चाहता है। इजराइल के ऊपर जो वार किया वो तो हमास ने वार किया, हमास ने उसके ऊपर अटैक किया, और वार से सबका नुकसान है, सारी गल्फ कंट्रीज का नुकसान होगा। तेल महंगा हो जाएगा, लेकिन तेल यहाँ से खरीदने का कौन, कैसे तेल पास करेगा इस एरिया से जहाँ पे वार हो रहा हो? क्योंकि एक भी अगर मिसाइल गिर गई किसी वार जो तेल का शिप होगा तो पूरे समुद्र में आग लग जाएगी। तो वार तो कोई नहीं चाहता, इंडिया भी नहीं चाहता। इसलिए हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यूएस में गए हैं, और हो सकता है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी एक्टिव हो जाएं, हो सकता है एनएसए भी एक्टिव हो जाए। और दूसरी तरफ ये सबको नुकसान देगा। देखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से इंडिया की ट्रेड पास होती है इस रूट से, और इंडिया किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वार से सबका नुकसान है, फायदा किसी का नहीं है। जी जी, तो इसीलिए इसको कोशिश की जा रही है कि वार को अवॉइड किया जाए। देखिए, पीएम मोदी ने जब इजराइल हमास यूएस रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ था, तो पीएम मोदी ने रशियन प्रेसिडेंट से कहा था कि दिस इज टाइम फॉर पीस, वार का टाइम नहीं है। और इंडिया हमेशा वार से बचता रहा। जैसे हouthi से यहाँ पे अटैक किया था बहुत से शिप्स के ऊपर, लेकिन कोई भी एक सिंगल शिप नहीं था जिसपे इंडियन फ्लैग लगा हो, जिसपे अटैक किया हो, क्योंकि उन्होंने इंडियन को टारगेट नहीं किया। और इंडिया सबसे दोस्ती बना के बैठा है। देखिए, आज अगर इजराइल की दुश्मनी है ईरान से, तो इंडिया की दोनों से दोस्ती है। अगर दूसरी तरफ गल्फ के अंदर इजराइल और सऊदी अलग अलग खेमे में है, लेकिन इंडिया दोनों के साथ दोस्ती में रखा हुआ। जब पीएम मोदी एक बार ईरान में गए, दूसरी बार पीएम मोदी चले गए सऊदी में, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाए। और जहां तक पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है कुछ बोलने की। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान इस समय खुद ही आइसोलेट पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले दिनों में, कहां तक ये वॉर पहुंचती है और क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।